गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 11th क्लास के जितने भी बच्चे हो वो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके जानकारी में बच्चे हों उनको शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये वीडियो कैसे लगे आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है सेट समुच्चय। ठीक है, सिलेबस अब की बार NCERT सिलेबस है जो पहले लगता था। RBSE राजस्थान बोर्ड की बुक्स जो थी वो अब की बार नहीं लग रही है। तो NCERT के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर आपका समुच्चय सेट। ठीक है, तो CBSE में भी ये लगता है, RBSE में भी ये लगता है। तो कोशिश करूँगा मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो बाकी इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूँ भी इस चैप्टर में क्या है, उसके बाद में अपने चैप्टर को स्टार्ट करने हैं। तो इस चैप्टर के मैंने जैसे पूरे चैप्टर को 6 पार्ट में डिवाइड किए। तो नंबर 1 समुच्चय सेट। ठीक है, नंबर 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपने उप समुच्चय यानी सब सेट। नंबर 3 पे अंतराल इंटरवल, वे इंटरवल कितने होते हैं। उसके बाद में है वेन आरेख, वेन डायग्राम। क्लियर। उसके बाद में नंबर 5 पर है समुच्चय संक्रियाएं यानी सेट ऑपरेशंस। ठीक है, और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नियम यानी इंपॉर्टेंट लॉ, यानी इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं वो आपको लास्ट में ये बता देंगे आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर के ये 6 टॉपिक है, तो ये टॉपिक अपने करेंगे। तो आज इस चैप्टर का टॉपिक नंबर जो फर्स्ट है समुच्चय सेट किसको कहते हैं, सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सेट को कैसे लिखा जाता है, इस सेट का क्या क्या यूज होता है, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा भी आज वीडियो आपको कैसी लगी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक समुच्चय यानी सेट। सेट शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन देखिए क्या होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। डेफिनेशन है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो बाद की बात है, पहले आप समझिए भी सेट क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद में आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। समुच्चय का मतलब ये होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा अभी कोई नेता भाषण देता है तो उसके सामने बहुत सारी भीड़ होती है। तो वो भीड़ क्या है, उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती है। ठीक है ना, तो वो एक समुच्चय सेट है। ठीक है ना, यानी वस्तुओं का संग्रह, यानी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने कई बार गांव में या कहीं भी आपने रोड पे जाते हुए देखा होगा भी बहुत सारी कई बार भेड़ें चराते हैं, तो वो भेड़ एक जगह इकट्ठी होती है, तो वो क्या है, भेड़ों का समुच्चय है। जैसे कई लोग गायें चराते हैं तो वो गायें एक जगह सारी इकट्ठी होती है, तो वो गायों का यानी सभी गायों का एक क्या है, संग्रह यानी झुंड है। तो उसको समूह भी कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, संग्रह भी कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन में क्या कहता है भी वस्तुएं, तो वस्तुएं वो सुपरिभाषित होनी चाहिए। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, यानी जो मैंने अभी कहा है भी इकट्ठी है, जैसे भीड़ होगी। ठीक है ना, जहां एक जैसी चीजें बहुत सारी इकट्ठी हो, तो उस संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब और उदाहरण मैथमेटिकली लेते हैं अपने। आपने संख्याएं पढ़ी होगी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्याएं पढ़ी है, परिमेय संख्या पढ़ी है, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी है। तो जैसे पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या के अंदर 1 से लेकर आगे तक लास्ट तक अनंत तक संख्याएं होती है। तो वो पूर्ण संख्याएं सारी वो एक क्या है, सेट है, समूह है। ठीक है, जैसे आपकी कक्षा 11 के विद्यार्थी, अब कक्षा 11 के अंदर कितने विद्यार्थी है वो आपका एक क्या है, सेट है। आपके स्कूल के अध्यापक
तो अध्यापक जितने भी है वो सारे अध्यापक वो एक क्या है, संग्रह, समुच्चय। ठीक है। अब आपको मैं कह दूं जैसे भी भारत के अंदर जैसे क्रिकेट की टीम है, तो क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज, अब महान बल्लेबाज का अपने कैसे कलेक्शन करेंगे, तो महान बल्लेबाज का कलेक्शन अपने नहीं कर सकते। तो महान बल्लेबाज तो अलग अलग कैटेगरी में अपने, कोई किसी में मतलब मैच में चलता है, कोई किसी में चलता है, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, तो उसको आप सेट नहीं कह सकते क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही आपको कह दे जैसे महान वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक है तो वो मतलब सुपरिभाषित नहीं है, तो वैज्ञानिक तो हर फील्ड में या हर तरह के अलग अलग उनका कलेक्शन अपने मतलब किस बेस पर करें, तो वो नहीं है, वो संग्रह नहीं है, एकदम स्पष्ट सुपरिभाषित होना चाहिए। तो उसको अपने क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में आपको बता दिया, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। वस्तुओं को ऑब्जेक्ट कहते हैं, कलेक्शन को समूह या संग्रह कह सकते हैं, डिफाइन का मतलब सुपरिभाषित होता है। ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, डेफिनेशन। ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, तो सेट के एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको भी कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने संख्याएं पढ़ी है, तो संख्याएं बहुत सी आपने पढ़ी है। तो सबसे पहले जैसे मैं ले रहा हूं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं आपने पढ़ रखी है। तो प्राकृत संख्याओं को देखो किससे लिखा जाता है, कैपिटल एन के द्वारा लिखा जाता है। कैपिटल एन प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये डैश डैश लास्ट कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो इसको अपने एक क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं, एक सेट कह सकते हैं। ठीक है। अब और उदाहरण देता हूं, जैसे एग्जांपल आपके अंग्रेजी के अंदर ABCD है, तो जैसे ABCD लास्ट तक कहाँ तक, XYZ, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो है जितनी भी है सारी, उनका एक क्या है, समुच्चय, यानी जिसके अंदर सारी ABCD लिख दी मैंने, तो ये भी आपका एक क्या है, सेट है। ऐसे बहुत सारे सेट लिख सकते हैं। तो अपने सारी संख्याओं का सेट लिख रहा हूं, साथ में तो आपको संख्याओं का पता चल जाएगा, साथ में उस संख्या को किसके द्वारा लिखा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 1 पर है प्राकृत संख्याएं, n बराबर 1 2 3 4, ये लास्ट कहां तक चलेगी, अनंत तक। तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है जिसको किसके द्वारा लिखा जाता है, n के द्वारा लिखा जाता है। क्लियर। नंबर 2 पर जैसे लिख रहा हूं मैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं, इसको किससे लिखा जाता है, W से, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर होते हैं इंग्लिश में, इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है। जिसके अंदर अगर प्राकृत संख्याओं में मैं 0 भी इंक्लूड कर दूं, भी 0 भी ले लो इसमें, तो 0 1 2 3 4, ये आपका कौन सी संख्याओं का समुच्चय है, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। ये पूर्ण संख्याएं हैं। और उसके बाद में नंबर 3 पर देखिए पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं, तो अब पूर्णांक जो होता है उसको किसके द्वारा लिखा जाता है, उसको Z के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है ना। Z बराबर, जैसे अगर पूर्ण संख्याओं में मैं माइनस वाली संख्या भी डाल दूं, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश, ये कौन सी संख्याएं होती है, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को किसके द्वारा लिखा जाता है, Z के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे बहुत सी संख्याएं होती है जिनको आप किस में लिख सकते हो, सेट के अंदर। तो मैं पहले आपको ये सारी संख्याएं लिख रहा हूं, प्लस वाली कौन सी, माइनस वाली कौन सी, संख्याएं टोटल, क्योंकि इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और आगे सेट के अंदर यूज होता है। और एक बात, सेट जो है इसका यूज जो है आगे अपने आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन, उसमें भी यूज होगा। ठीक है।
तो इसके अंदर फिलहाल आपको ये एक डेफिनेशन पढ़िए और उसके बाद में देखिए संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो आशा करता हूँ सेट की परिभाषा आप समझे होंगे भी सेट क्या होती है, मतलब संख्याओं या वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। देखिए आगे सबसे पहले मैंने लिखा है क्या, प्राकृत संख्याएं। अभी मैं बता चुका हूँ आपको, प्राकृत संख्याओं को n से लिखा जाता है और इसमें कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 कहाँ तक चलती है, अनंत तक। तो ध्यान रखना प्राकृत संख्याओं को n से लिखा जाता है, n का मतलब नेचुरल नंबर। उसके बाद में पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसके अंदर अगर प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर दें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसको w से बोला जाता है। ठीक है, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को z से भी लिखा जाता है और i से भी लिखा जाता है, इंटीजर i से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर डैश डैश लगाया क्योंकि इधर माइनस वाली संख्या है सारी, इधर प्लस वाली संख्या है, मतलब पूर्णांक के अंदर माइनस वाली संख्याएं मिला दें तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या मिला दें तो वो पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक के अंदर माइनस वाली सारी संख्याएं होती है और प्लस वाली संख्याएं होती है। ठीक है, अब पूर्णांक जो होते हैं वो ये इधर वाले तो सारे होते हैं धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, इधर वाले कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और इसको क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है यानी z में तो सारे आगे, ये यहाँ से लेकर इधर लिखे हुए हैं वो उनको लिखा जाता है z माइनस का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और ये जो इधर लिखे हुए हैं ये है z प्लस, मतलब ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक, और ये आपका क्या कहलाता है, शून्य पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक है। अब आगे देखिए, आगे वाले में क्या है, अब आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याओं से पहले देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को लिखा जाता है कैपिटल Q के द्वारा। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को अपने P/Q में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपकी ये संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब है P और Q का मान क्या हो सकता है, P और Q का मान, तो P और Q का मान आप कोई भी संख्या ले सकते हो, प्लस की माइनस की। ठीक है, तो वो आपका क्या है, परिमेय संख्या होगी। तो उसके बाद में होता है अपरिमेय संख्या, नंबर 5 अपरिमेय। इसका उदाहरण दे देता हूँ जैसे मैं आपको, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 1/2 हो गया, अकेली 3 है, 3 भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि आप 3 के नीचे क्या लगा सकते हो, 1। तो बस इतना ध्यान रखना है भी जिस संख्या को P/Q में लिख सकते हैं बट Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। उसके बाद में होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को भी, यानी वह संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसको अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। अपरिमेय को Q के ऊपर कई बार C लगाया जाता है, यहाँ पर C ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी संख्या होती है, जैसे रूट के अंदर जितनी भी संख्या, √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √11 हो गया। ठीक है, और पाई हो गया, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना भी। तो ये संख्याएं हैं, ये आपकी है परिमेय संख्या, मतलब वे संख्याएं जिनको P/Q रूप में नहीं लिख सकते। अब √2 है, √3 है, ये है, तो पाई है, ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना भी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। आगे देखिए नंबर 6 पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, R से लिखा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखिए जिसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से देखिए, मैंने अभी क्या कहा था, प्राकृत संख्याएं ये होती है, पूर्ण संख्याएं
ये होती है, यानी इसके अंदर 0 मिला दिया, यानी इसके अंदर ये सारी संख्याएं आ गई। अब इसके अंदर मैंने माइनस वाली संख्या मिला दी तो वो क्या बन गया, पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर देखिए ये संख्या भी है, ये संख्या भी है, ठीक है। उसके बाद में परिमेय संख्या है P अपॉन Q रूप में लिख सकते हैं, और P और Q का मान कोई भी आप क्या ले सकते हो, पूर्णांक ले सकते हो, बट 0 को Q इज नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या में ये आ गई। अपरिमेय संख्या जिसको इस रूप में नहीं लिख सकते। अब ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंदर होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसके अंदर परिमेय संख्या भी हो, अपरिमेय संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, प्राकृत संख्या भी हो, ठीक है ना, पूर्ण संख्या भी हो, ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं को R से लिखा जाता है, और अगर R प्लस लिखा हुआ है कहीं पर तो R प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या, और अगर कहीं R माइनस लिखा हुआ है तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इसको तो क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। R प्लस को धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है, और R माइनस को ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यानी ये तो होगी पॉजिटिव रियल नंबर, ये नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक होगी, और ये वास्तविक संख्याएं होगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के अंदर ध्यान रखना ये होता है। अब एक लास्ट बच गई आपकी, कौन सी, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, C के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सम्मिश्र संख्याएं आपका एक पूरा चैप्टर है, आगे सम्मिश्र संख्याएं चैप्टर पढ़ेंगे। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, यानी जब आपका रूट धनात्मक, जैसे मान लो रूट -5 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो रूट 5 आयोटा। आयोटा होता है इस -1, मतलब आयोटा का मतलब होता है रूट -1। ये अपने आगे जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में पूरा समझाऊंगा। बस रूट के अंदर अगर माइनस की कोई डिजिट आ जाए, ठीक है, तो वो किस में जाती है, सम्मिश्र संख्या के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास सारी संख्याएं होती है, इसको ध्यान रखना भी किसको किसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके पास संख्याओं के समुच्चय, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये सारे के सारे संख्याओं के सेट है। मतलब आपने सारी संख्याएं इकट्ठी की है, अब इसके अंदर इकट्ठी की है तो ये आपका सेट कहलाता है, ठीक है। अब आगे अपने पढ़ेंगे भी सेट जो होता है उसको लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, कितने टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे वाला टॉपिक अपने पढ़ते हैं भी सेट को लिखने का तरीका, कितने तरीके से लिखा जाता है। हाँ जी, आगे देखिए भी इसमें आगे समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निरूपण, यानी सेट रिप्रेजेंटेशन, यानी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है सेट को, ठीक है। तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, क्लियर। नंबर 2 होता है समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये दो जो तरीके हैं सेट को लिखने के तरीके होते हैं, भी सेट को इन दो तरीकों से अपने क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके अपने अभी पढ़ेंगे, तो आराम से धीरे धीरे बिल्कुल स्लो करवा रहा हूँ आपको, और अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है आगे आपके सेकंड चैप्टर में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट पढ़ते हैं भी सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिखने के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं। नंबर 1 तो रूल ये होता है भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर
ठीक है। सेट को लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर 2, सेट को इस मंझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है, ये कोष्टक यूज करेंगे। नंबर 3, इसके अंदर जो संख्याएं लिखी होती है, ठीक है ना, इसके अंदर जो संख्या लिखी होती है उनको कहते हैं अवयव या एलिमेंट, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। अवयव है जो अवयवों के बीच कोमा, यानी ये कोमा लगाया जाता है, ठीक है। जो भी इस सेट के अंदर अवयव लिखेंगे उनके बीच में कोमा लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको क्या है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखनी है भी अवयवों के बीच में कोमा लगाया जाता है, ठीक है। नंबर 4, इसके अंदर जो अवयव लिखेंगे तो किसी भी अवयव का दोहरान नहीं किया जाता, दोहरान नहीं किया जाता। दोहरान का मतलब है भी डबल बार, 2 बार कोई भी अवयव नहीं आएगा। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 बार नहीं लिखा जाता, हमेशा सिंगल लिखा जाता है, ठीक है। और अगर अवयवों के बीच में कोमा लगाया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अवयव अगर लिख रहे हो तो वो हमेशा स्मॉल ABCD में लिखा जाता है। रिप्रेजेंट बड़ी से करते हैं, अंदर जो अवयव होगा वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है A, ठीक है। तो सेट को यहां पर, इसका मैं कह रहा था नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर लिखते टाइम बड़े अक्षर का यूज करेंगे, क्लियर। उसके बाद में जैसे मैं लिख रहा हूं 3, 6, 9, 12, 15, ये लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये जो यहाँ पर मैंने बातें बताई है उन बातों का ये एग्जाम्पल आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर, यहाँ पर आप ABCDXYZ कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन वो इंग्लिश का यानी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मंझले कोष्टक का, ब्रैकेट का यूज किया जाता है। नंबर 3, अंदर ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है आपको, इनको क्या कहा जाता है, इन सभी को कहा जाता है हिंदी के अंदर अवयव और इंग्लिश में कहा जाता है इनको एलिमेंट, क्लियर, एलिमेंट कहा जाता है। इन अवयवों के बीच में ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कोमा लगाया हुआ है, तो ये कोमा यूज किया जाता है, ठीक है। और कोई भी डिजिट, कोई भी अक्षर है वो 2 बार नहीं लिखा जाता, हमेशा सिंगल बार, 1 बार ही लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, AEIO और U, ये मैंने लिखा है, ठीक है। तो बाहर इंग्लिश का वर्ड बड़ा अक्षर कोई भी कैपिटल यूज कर सकते हो, लेकिन अंदर जब लिखोगे तो अंदर हमेशा स्मॉल ही आएगा और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर। इनके बीच में कोमा लगाया जाता है। ये जो है सेट का फर्स्ट फॉर्म है, जिसको सारणीबद्ध भी कह सकते हैं और जिसको रोस्टर रूप भी कह सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको कोई कह दे भी एक अक्षर है SCHOOL, ये स्कूल वर्ड है। अब आपको कह दे इसको सेट के अंदर लिखिए, अब समुच्चय के अंदर लिखना है, तो समुच्चय में लिखेंगे तो जैसे मान लो मैं इसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अंदर जो अक्षर लिखूंगा ना, अब इसको सेट के अंदर जब लिखूंगा तो S यहाँ पर कैपिटल है, सारे कैपिटल है, लेकिन इसके अंदर लिखते टाइम ये सारे कैपिटल किस में लिखोगे आप, स्मॉल के अंदर। तो ये स्मॉल s, फिर स्मॉल c, फिर स्मॉल h, फिर o और फिर l। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक ओ को गायब कर दिया, क्यों? तो मैंने अभी कहा था कोई भी अंदर संख्या लिख रहे हो या कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिख रहे हो तो हमेशा
छोटे में लिखे जाएंगे और किसी की रिपीटेशन यानी 2 बार नहीं आएगा, सिंगल बार ही आएगा। यहाँ पर वो 2 बार था बट यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही बार आएगा। तो ये है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जिसमें फर्स्ट को बोलते हैं क्या, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, जिसके अंदर मेन ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस ब्रैकेट का, कोमा का कोई भी डिजिट क्या नहीं होता, दोहराया नहीं जाता। क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप था। अब आगे देखिए इसका सेकंड टाइप। हाँ जी, सेकंड टाइप देखिए अभी, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये क्या होती है, तो इसका भी थोड़ा सा अपने आपका अलग रूल है इसको लिखने का। इसमें क्या रूल होता है देखिए, 2 रूल तो वही लगेंगे, इंग्लिश का बड़ा अक्षर, मंजिला ब्रैकेट, 2 नियम तो वही लगेंगे। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से डायरेक्ट आपको साथ साथ में समझा दूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी सेट है ए, कोई सेट ए है, तो किसी भी सेट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा जाता है एक्स। यहाँ पर एक्स की कोई ज़रूरी नहीं है, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, मतलब कोई भी ले सकते हो, एनीवन। उसके बाद में यहाँ पर कोलन का साइन लगता है, इस साइन को क्या बोलते हैं, कोलन। ठीक है ना, 2 ये डॉट से लगते हैं बड़े। ठीक है, उसके बाद में वापस ये एक्स लिखा जाता है, फिर कोमा लगाया जाता है। इसका मतलब ये है भी ये एक्स क्या चीज़ है, ये एक्स क्या है, उसका यहाँ पर आपको क्या करना होता है, रिप्रेजेंटेशन करना होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, सभी स्वर। ठीक है, तो ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, और एग्जाम्पल दूंगा इसमें, ध्यान से देखिए। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए इसको मैं आपको रोस्टर रूप में बदल के दिखाता हूँ क्या है, इसी को रोस्टर रूप में। तो ए बराबर रोस्टर रूप में उस अवयव का वर्णन नहीं करना होता है आपको, भी वो क्या चीज़ है। इसको देखो, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। तो स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये तो है आपका समुच्चय का कौन सा रूप, रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप को आपने किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में इस चीज को लिखने के लिए एक्स लिखा जाता है, फिर एक्स का मतलब क्या है वो यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर क्या थे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो इसी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। एक और देखिए एग्जाम्पल, मान लो एक बी सेट है, एक्स कोलन एक्स। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं मैं, 2 से बड़ी व 10 से छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, ये कौन सा रूप है, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको मैं देखो किस में लिख रहा हूं, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए एक्स है। अब एक्स क्या चीज़ है, ये एक्स, ये कहता है 2 से बड़ी और 10 से छोटी। तो 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और 10 से वो संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, भाज्य संख्याएं। भाज्य किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या आपको पता है किसको कहते हैं, भाज्य और अभाज्य 2 संख्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक तो खुद का और एक का और एक और संख्या का भाग पूरा पूरा जाए। ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी होती है, जैसे 2 के बाद में हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 2 से लेकर 10 तक है। तो अपने को 2 से बड़ी लेनी है, मतलब 2 को नहीं लेना,
10 से छोटी लेनी है, मतलब 10 को नहीं लेना। 2 से बड़ी, 10 से छोटी, ये बीच वाली संख्या है, इनमें चेक करेंगे भाज्य कौन सी है। तो इनमें वो संख्याएं देख लो, एक तो जिसमें 1 का भाग जाता हो, 1 का सभी में जाता है, एक खुद का जाता हो तो खुद का खुद में, जैसे 2 का 2 में जाता है, 3 का 3 में जाता है, 5 का 5 में जाता है, यानी खुद का खुद में भाग, 2 संख्या होगी। तीसरा ये होता है किसी और संख्या का। तो देखो 3 जो है, 3 में एक तो 1 का भाग जाता है, एक 3 का जाता है, अब और किसी संख्या का जाता है, नहीं जाता, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। अब 4 है, 4 में 1 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 1 का खुद का, और एक देखो 2 का भी जाता है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसके अंदर एक तो क्या आएगा, 4। फिर 5 में देखो 1 का और 5 का जाता है, और का नहीं जाता। फिर 6 में 1 का जाता है, 6 का जाता है, और 3 का भी जाता है, और 2 का भी जाता है, तो 6 भाज्य संख्या है। फिर 7 देखो, 7 में नहीं जाता, क्योंकि 7 में 7 का जाता है और 1 का जाता है, और किसी संख्या का नहीं जाता। फिर 8 में 1 का जाता है, खुद का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है। ठीक है, तो कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, खुद का, 1 का और एक अन्य संख्या। अब 9 है, तो 9 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में 1 का, 9 का, 3 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। तो ये जो आपको समुच्चय को लिखने का जो तरीका है, ये तो कौन सा तरीका है, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में x लिखा जाता है, x की जगह कोई और डिजिट भी ले सकते हो आप, कोई भी x ले सकते हो, कोई भी संख्या y ले सकते हो, z ले सकते हो, और फिर उस x के अंदर क्या है, मतलब वो x आपने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिया है, वो यहाँ पर उसका नियम या गुणधर्म लिखा जाता है। क्लियर। अब ये समुच्चय निर्माण रूप है, और इसी सेट को मैंने किस में लिख दिया, रोस्टर रूप में। तो ये सेट को लिखने का तरीका है। ठीक है, तो अब भारत जैसे है, भारत देश है, अब इसके अंदर सेट के अंदर ऐसी भी संख्या आ जा सकती है। ठीक है ना, तो भारत के अंदर मतलब जैसे कह दे आपको धार्मिक स्थल है, या ये जैसे आपके टोटल पूरे वर्ष के महीने हैं, महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, वो एक सेट है। जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर एक दिसंबर तक एक क्या हो गया, सेट हो गया। एक महीने में दिनों की संख्या, वो एक क्या है, सेट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के ये आपके सेट है। अब देखिए, अब आगे क्या लिखेंगे इसमें, आगे वाला जो टॉपिक है इसमें है समुच्चय निर्माण रूप में आपको बता दिया। आगे वाला जो टॉपिक है उसमें अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। भी सेट जो होता है, जो समुच्चय, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आगे वाले टॉपिक में अपने वो पढ़ेंगे। ठीक है, भी कितने प्रकार के होते हैं, तो सेट समझ में आ गया होगा। भी सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, अब आपके जितने भी त्रिभुज है, त्रिभुज जितने भी है, जैसे समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, उनको एक क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लो 20 है, 20 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं, मतलब 20 के टुकड़े, तो 2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 20, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। तो ये भी एक सेट है। तो संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे समुच्चय के टाइप कितने होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट, सेकंड क्लास पढ़ेंगे इसकी। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब, जो भी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा मैं मेरी तरफ से। आप रेगुलर क्लास लगाते रहिए, और 12th क्लास वाले बच्चे भी निराश न हो, आपकी क्लास भी रेगुलर चलती रहेगी। 11th की भी रेगुलर लगेगी और 12th के भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।